हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल इनसाइट्स यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो काफ़ी मतलब कम बात करते हैं लोग, और लोग इसको स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं। ये टॉपिक को मैं जनरली बहुत कम लोग ही इसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले मैं कंटेक्स्ट बताता हूँ। तो कंटेक्स्ट यहाँ से होता है, शोभित निर्वाण सर नाम का एक टीचर है, बहुत सारे जो लोग जानते भी हैं, वो नेक्स्ट टॉपर्स में पढ़ाते हैं। उनका ही मतलब वो सीईओ भी है शायद से कुछ, उन्होंने फाउंड किया था ये। तो वो एक क्वेश्चन को चैलेंज देते हैं, स्टूडेंट को बोलते हैं कि तुम अपने दोस्तों से पूछ के देखना, दोस्तों को चैलेंज देना कि अगर टैन ये वाला क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 है, तो tan टू रेस्ट पावर 7 प्लस कॉट रेस्ट पावर 7 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। ये उन्होंने क्वेश्चन दिया था। अभी ये वाला मैंने उनका वीडियो नहीं देखा था, ये मैं अंशुल सिंघल सर, एक सर है, वो मैथ्स पढ़ाते हैं, अकार्जा नाम का उनका यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे उन्होंने एक कंसर्न उठाया था कि अगर ये क्वेश्चन चैलेंज के लिए दिया जा रहा है, जो कि मेरा भी कंसर्न है, जो भी मैं अभी भी बात करूंगा मैं उसके बारे में, और वो शायद से उतना नहीं समझ पाए थे अंशुल सर, क्योंकि वो जनरली 11-12 के स्टूडेंट के साथ डील करते हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट था, मैं 10th भी पढ़ा हूँ, 12th भी पढ़ा हूँ, रिसेंट टाइम्स में पास किया है मैंने। तो मेरे को पता है कि क्या दिक्कत है, और वही मैं एड्रेस करने अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फर्स्टली मैं देखता हूँ ये क्या कैसा क्वेश्चन है, मतलब क्यों चैलेंज दिया जा रहा है, मैं अपने हिसाब से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो पहले अगर सॉल्व देखूँ, अगर tan थीटा को मैं x पकड़ूँ तो cot थीटा को मैं 1/x लिख सकता हूँ। तो ये इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 implies x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। वो x मैंने tan थीटा को मान लिया था, या cot थीटा को भी मान सकते हैं। इसका मतलब tan थीटा, क्लास 10th में हम एक्यूट एंगल्स के साथ ही डील करते हैं, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री है तो वो 1 tan रेस्ट टू पावर, मतलब tan 45 रेस्ट टू पावर 7 प्लस cot 45 रेस्ट टू पावर 7, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ये है आंसर। तो आप ही बताइए कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है ये, कि ये चैलेंज में दिया जाए। जनरली मैं जब ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को देखा, तो मैं हमेशा क्वेश्चन को पॉज करता हूँ। मेरा वो टेंडेंसी है कि कभी भी क्वेश्चन मेरे सामने आता है मैं खुद ट्राई करता हूँ, मिनिमम 10 सेकंड तो ट्राई देता हूँ। तो मेरे को लगा होगा कि tan थीटा का ये रहेगा x प्लस 1/x, एक जनरल पैटर्न रहता है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू सम गिवन कांस्टेंट, मान लीजिए a। तो ऐसा पूछ लिया जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होता है, तो वो पूछ लिया जाता है। ये ऐसे आता है कि इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। ऐसा टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चन रहता है। मेरे को लगा था ये ऐसा रहेगा, और tan रेस्ट टू पावर 7 वो x रेस्ट टू पावर 7 प्लस 1/x रेस्ट टू पावर 7 पूछेंगे, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर करके बहुत एक कॉम्प्लेक्स सा कुछ बनेगा, इसलिए चैलेंज दिया होगा, मेरे को लगा था। ये डाउट, ये भी जो प्रोसीजर है ना, बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो मैं बोल रहा हूँ। मतलब मैंने जितना टाइम पढ़ाई को डिवोट किया है, मैंने जितना भी इंटरेस्ट पढ़ाई को दिया है, मैं ये प्रोसीजर को जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से निकाल रहा हूँ अचानक से, ये प्रोसीजर बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और ये बाकी मैंने सोचा था ऐसा कुछ होगा, वो भी नहीं। डायरेक्टली यहाँ पे आता है कि x अगर ऐसा 2 है तो यहाँ से डायरेक्टली आता है कि थीटा 45 डिग्री है, और ये डायरेक्टली आता है क्वेश्चन सेट आंसर 2। तो मेरा कंसर्न ये है कि ये अगर चैलेंज क्वेश्चन है तो क्या सीख रहे हैं बच्चे। तो पहले ये कंसर्न इसीलिए है क्योंकि चैलेंज क्वेश्चन इसीलिए है, मैं समझ अभी पा रहा हूँ कि चैलेंज क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि बोर्ड्स का पेपर क्वालिटी अगर देखेंगे तो वो बिलो स्टैंडर्ड है, बिल्कुल बिलो द स्टैंडर्ड्स ऑफ एनी कंट्री, एनी पेपर। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। मेरे पास बोर्ड्स का 10th का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। रुक जाइए, मैं ये सॉल्व कर रहा था वैसे, बस सिंपल देखने के लिए। क्या क्या क्वेश्चंस थे मैं सर्कल करके रखा था यहाँ पे, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन था आपका यहीं पे कहीं था, राइट। ये देखिए, ये था आपका पहला क्वेश्चन। मैं तो बोलूँगा भी नहीं कुछ इस क्वेश्चन के बारे में, मतलब छोड़ दीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो तो आपको मतलब ऐसे क्या ही बोलो, मतलब नहीं, ये क्वेश्चन अगर है बोर्ड्स का
तो मेरे को मतलब अगर बहुत लोग बोलेंगे एक दो क्वेश्चन तो इजी आ ही जाता है, और क्वेश्चंस देखते हैं। ये है क्वेश्चन, रुक जाए, हिंदी पेपर है ये है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको बस सिंप्लीफाई करा देते हैं। cos 60 का वैल्यू होता है x/2 प्लस वाई प्लस 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 इम्प्लाइज x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6, यहाँ पे आता है -0.5, 5.5 इंटू 2 11। बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ, बहुत टफ। यहाँ पे भी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। tan स्क्वायर 60 कितना होता है भाई? मेरे को बिल्कुल पता नहीं भाई, tan स्क्वायर 60 का वैल्यू किसी को नहीं पता होता है, और sin स्क्वायर 60 का वैल्यू भी नहीं पता होता है किसी को, प्लस cos स्क्वायर 30 का भी किसी को वैल्यू नहीं पता होता है। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, क्या 3 मार्क्स का? हाँ 3 मार्क्स का, रुक जाइए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं बोलना चाहूंगा कि एक दो क्वेश्चन अगर टफ है भी, ये मैं मानता हूँ एक डिसेंटली टफ क्वेश्चन है, क्योंकि बताता हूँ मैं। यहाँ पे आपको मेरे को जितना लगता है कि यहाँ पे देखना पड़ेगा कि होल को tan थीटा में कन्वर्ट कर लेते पहले। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा -1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस cot थीटा बाई 1 माइनस tan, नहीं -1 प्लस tan थीटा। तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, या यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा बाई tan थीटा -1। तो जगह कम है, यहाँ पे लेके आता है, ठीक है। अगर cot थीटा को 1/tan थीटा लिखते हैं तो यहाँ पे आता है tan क्यूब थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा tan थीटा, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाता है tan क्यूब थीटा -1, और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा भी नहीं लिखते हैं, इसको tan थीटा ही रहने देते हैं, tan थीटा इंटू tan थीटा -1। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि यहाँ पे एक वो a³ -1 टाइप से। तो एक सेकेंड, थोड़ा क्या बोलते हैं, हाँ, तो वैसा टाइप का कुछ इक्वेशन है, तो यहाँ से ये कट जाता है, तो बस tan थीटा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा +1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। तो यहाँ पे ये थोड़ा टफ क्यों होता है, क्योंकि पहले लोगों को ये सोचने में दिक्कत होता है कि इसको पूरे को एक ऊपर एक बार मतलब डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, tan थीटा में ले जाते हैं, ये वाला सोचना थोड़ा टाइम लगता है। और फिर ये वाला a³, यहाँ पे ये वाला जो आइडेंटिटी यूज़ होता है a³ माइनस b³ वाला आइडेंटिटी, ये मेरे को एक स्टैंडर्ड अच्छा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन लगा, ठीक है। उसको किससे सब्सिडाइज किया जाता है? उसको सब्सिडाइज किया जाता है एक इजी काउंटर क्वेश्चन से, इजी काउंटर क्वेश्चन से। ये एक मेरे मतलब टाइम वीडियो का बहुत कम है, मतलब मैं उतना लंबा नहीं करना चाहता, वरना मैं दिखाता ही है। इसको सब्सिडाइज कराया जाता है एक इजी काउंटर पार्ट से, जिसमें वैसा कुछ a³ वाला टाइप कुछ कंसेप्ट ही नहीं है। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें बेसिकली यहाँ पे इसमें भी tan में कन्वर्ट करना है पूरा को, tan को तो ऊपर नीचे cos थीटा cos a से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे tan a + 1 tan a - 1 tan a - 1 tan a + 1, तो फिर एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे a² - b² का लग जाएगा, और यहाँ पे ऊपर 2a² + b² टाइप्स कुछ आ जाएगा। और सिंपल सा, ऐसा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप वो भी नहीं करोगे, थोड़ा मतलब ब्रूट फोर्स लगाओगे, इजी, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड्स में, तो फिर जो शोभित सर ने बोला है, फिर मैं मानता हूँ कि बहुत जायज़ है, बहुत जायज़ है, ठीक है। अभी बोर्ड्स पे आते हैं। मेरा कंसर्न्स कहाँ पे हैं, एक सेकंड यार। हाँ, अभी ये रियल, मैं पहले से जॉट डाउन करके रखा हूँ। तो रियल रीज़न क्या है कि
इसके पीछे कि बोर्ड इतना कम एजुकेशन का स्टैंडर्ड हो गया है कि ऐसा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या है, क्यों ऐसा है कि ऐसे क्वेश्चंस को चैलेंज में देना पड़ रहा है। तो बेसिकली मैं अभी बताना चाहता हूँ बोर्ड्स का अभी क्या सिस्टम है। ये बहुत मैं देर में बता रहा हूँ, लेकिन इतने टाइम तक अगर आपने देखा है वीडियो तो आपको समझ में आना चाहिए कि बोर्ड्स के मार्क्स अभी मैटर करते नहीं हैं, किसी के लिए मैटर नहीं करते हैं। क्लास 12 का बोर्ड का मार्क्स या फिर क्लास 10th का बोर्ड का मार्कशीट ना, अभी मैं खुद सब लोग बोलते हैं कि इट इज जस्ट अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ऐसा 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 होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। कभी एक एग्जाम जो आपके मार्क्स को दिखाना चाहता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है, वो नहीं दिखा रहा है, उल्टा दिखा रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अच्छा, मेरे को एक बात समझाइए, किसी भी एग्जाम में, एक प्रॉपर एग्जाम में क्या होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ टाइम डिवोटेड, या फिर टाइम डिवोटेड छोड़ दीजिए, परसेंट या फिर परसेंटेज टाइम स्टडीड। कितना टाइम आपने पढ़ा है, कितना टाइम आपने डिवोट किया है, ये पेपर के परसेंटेज को डिफाइन। जैसे कि आपको अगर 80% मिला है, होना ऐसा चाहिए कि 80% जिसको मिला है वो मैं बोर्ड्स के परसेंटेज वाले पेपर की बात कर रहा हूँ, जिसने 80% पढ़ा है वो 80% अपना टाइम दिया है, और जो 90% पढ़ा है वो उतना 90% अपना टाइम डिवोट किया है। ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो 80 मार्क्स लाते हैं और जो 90 मार्क्स लाते हैं, बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत कम। कोई भी 80-90 तो पेपर सेट जो पेपर चेक करता है उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है कि 10 नंबर कहाँ गया। तो ये मार्क्स अभी मैटर ही नहीं करते। मेरे एक बहुत जान पहचान का एक स्टूडेंट है, अच्छा मेरा ही एक दोस्त का एग्जांपल दे देता हूँ। उसको शायद से मिला था 98.3 क्लास 10th के बोर्ड्स में, मैथ्स में 99, साइंस में 99, ऐसा बहुत देख के तो मेरे तो होश उड़ गए थे। अच्छा मेरे को भी अच्छा दोस्त है, मैं ऐसा कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ। और 12th में आया है 90% के आसपास, कुछ तो ऐसा कुछ है, 90% के आसपास है नंबर। जेई नहीं क्वालिफाई हुआ है, नीट नहीं क्वालिफाई हुआ है, और ऐसा नहीं कि उसने ट्राई नहीं किया है। तो ये डिवोट मेरे परसेंटेज शायद से वो पिछले वाले स्लाइड में लिखा होगा 95.6 ऐसा कुछ था 10th में। तो ये जो गैप था, तो क्या बोर्ड के मार्क्स मैटर किए थे तब? नहीं किए थे ना। मतलब वैल्यू तो कुछ नहीं था, वैल्यू तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो अगर सच्ची में ज़्यादा पढ़ा होगा, मैं तो मानता हूँ कि हम लोगों ने एक ही लेवल का तैयारी किया था जेई नीट का, तो आना चाहिए भाई अच्छे नंबर। नहीं है तो बोर्ड्स का मार्क्स मैटर ही नहीं कर रहा है आजकल। तो लोग बहुत कैजुअली ले रहे हैं, या फिर लोग ले भी रहे हैं लास्ट 2 months में रोट लर्निंग ये सब की ट्रिक्स से वो बोर्ड्स को अप्रोच कर रहे हैं। सेकेंड है वेरी प्रेडिक्टेबल पेपर। मैं क्वेश्चन दिखाता, मैं यहाँ पे जो बोला हूँ ना रिपीटेड क्वेश्चन, ये एक बहुत बड़ा क्या बोलूँ मैं, ये चीज़ हो गया। मैं 12th के बोर्ड्स के बारे में बात करता हूँ। ये देखिए, यही देख रहा था, ये इतनी बार ये सिंपल स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, ये छोड़ दीजिए, एक क्वेश्चन, एक सेकंड, ये फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये आना ही आना है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये सब आना ही है। क्यों ऐसा? क्यों कि यही क्वेश्चन आना है। अगर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस पूछना है, मैंने जेईई मेंस का अटेम्प्ट दिया था दूसरा वाला, उसमें पूछा था कि दो लाइंस है पैरेलल लाइंस, उसके बीच में मेरे को एक सर्कल ड्रॉ करना है, और सर्कल का मिनिमम डायमीटर क्या होगा, ये पूछा था। तो इसमें जो थिंकिंग लग रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लाइंस का, वो सर्कल का, ये जो कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस जो पैरेलल लाइंस, ये जो कोरिलेशन करने में जो दिमाग लग रहा है, वो दिमाग कहाँ लगा रहा है? अगर डायरेक्टली दो लाइंस का इक्वेशन दे रहे हो, डायरेक्टली मेरे पास फॉर्मूला है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली मेरे पास है, तो दिमाग तो नहीं लगा रहे हम। तो क्या ये एजुकेशन, ये है मैथ्स, ये है मैथ्स। अगर ऐसा होता मैथ्स तो मैं हिस्ट्री पढ़ लेता इससे अच्छा।
तो दिक्कत यहीं पे है, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस। प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस, अगर पेपर प्रेडिक्टेबल हो गया तो आपको नीट का भी पता ही है कि प्रेडिक्टेबल पेपर ने क्या हालत किया था। एक टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, नीट में वैसे होता भी नहीं था, लेकिन हुआ भी नहीं था, लेकिन इजी पेपर या फिर प्रेडिक्टेबल पेपर, कि ऐसा इजी पेपर ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन ही रहेंगे। तो ये प्रेडिक्टेबल पेपर के लेवल को घटाता है, स्टूडेंट्स के एफिशिएंसी, पढ़ने का जो नॉलेज रिटेंशन है, ये सबको वो घटाता है। ये नहीं होना चाहिए किसी भी पेपर में कि मैं पेपर दे रहा हूँ, मेरे को पता है कि पेपर में कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चन। अगर मैं इस सर्टेनिटी से, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बोर्ड्स में कुछ भी हो सकता है, तुम 90 हाँ कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि पेपर चेक करता है ना कोई, तो कुछ का ओपिनियन आ जाता है तुम्हारे पेपर के ऊपर, तुम कैसे भी लिखते हो। तो मेरा कहना है कि ये एक ऑफ द टॉपिक जा रहा है थोड़ा, कि अगर तुम बोर्ड एग्जाम हॉल में घुस पा रहे हो ये मेंटालिटी के साथ या फिर ये माइंडसेट के साथ कि तुमको 100 मिलेगा ही, तुम्हारा 100 तुमको 100% सब कुछ पता है, ये माइंडसेट से अगर घुस रहे हो तो तुम्हारा मैथ्स मैटर नहीं करता है, क्योंकि मार्क्स वही चेकर के ऊपर आ जाता है, पेपर कंडीशंस के ऊपर आ जाता है, बहुत कुछ फैक्टर्स रहते हैं। एग्जाम हॉल में मान लो कोई तंग कर रहा है तुमको, तुम्हारे पीछे कोई अपना दोस्त अपने हेल्प करने को बोल रहा है, बहुत कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं तब। तो ये वाला अगर चीज़ है तो तुम 100 तुम डिजर्व करते हो, ठीक है, ये डिजर्विंग अलग बात है, ठीक है। और अगर रिपीटेड क्वेश्चंस है और कोई अगर डिजर्व नहीं, तो अगर मान लीजिए कोई इजी पेपर है, बहुत इजी पेपर है, तो अगर रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस है, तो वो दिक्कत आ जाता है। फिर कितना अगर प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस रहेंगे तो पेपर का लेवल ऑब्वियसली गिरेगा और आ जाएगा वो रोट लर्निंग के ऊपर बेसिकली आ जाएगा पूरा आपके फोकस रोट लर्निंग पे। तो वो ये जो रोट लर्निंग मैंने लिखा है, रोट लर्निंग पे आ जाएगा, जो कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में अगर रोट लर्निंग हो रहा है। एक जैसे कि मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँगा, फिजिक्स वाला में एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया गया था। वो बोला था मेरे को 715 आए हैं लास्ट ईयर, और वो मैथ्स याद करता था, मैथ्स के आंसर रट जाते थे उसको, ये बोल रहा था। वो मैथ्स फिर छोड़ दिया था, 11-12 में मैथ्स छोड़ दिया था, 10th में वो मैथ्स को याद करता था। अगर इससे अगर कोई पास कर पा रहा है मैथ्स याद करके, तो मेरे को नहीं लगता ये मैथ्स वाला ऐसे एजुकेशन सिस्टम मैथ्स को इन्हांस करता है या फिर अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करता है, ठीक है। तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, कि कंसिक्वेंसेस ये है कि जब 11th एंड 12th में स्टूडेंट आते हैं, वो तो रटा हुआ मैथ्स पढ़ते हैं और तैयारी करने आते हैं बोर्ड जेई मेंस की, जहाँ पे रटे हुए क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जहाँ पे सेम क्वेश्चंस, वहाँ पे भी रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं रहते, एग्जैक्ट पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं। जैसे कि पहले मैथमेटिकल लॉजिक बोल के एक क्वेश्चन था, मतलब एक सेक्शन था, बहुत बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते थे वहाँ से। और अभी भी एक शायद से एक स्ट्रेट लाइंस वेक्टर 3D से एक क्रॉस प्रोडक्ट का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं रहता कि बोर्ड जैसा प्रेडिक्टेबिलिटी रहता है। तो इससे क्या हो रहा है ना, मैं एक आपको एक बोल रहा हूँ कि आकाश में मैं आकाश में पढ़ता था, तो उसमें 200+ स्टूडेंट्स को फ्रॉम वेस्ट बंगाल, क्लास 10 प्लस 12 था, 12th में बहुत कम स्टूडेंट्स थे, ऐसा मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, 200 स्टूडेंट्स को 98+ लाने के लिए कंग्रेचुलेट किया जा रहा था ऑल इंडिया में। तो अगर आकाश में अगर ये हाल है कि 200+ स्टूडेंट्स 98 ला रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ 566, मेरे को एग्जैक्टली याद है, 566 स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के 95+, अगर ये हालत है आपके एजुकेशन सिस्टम में, कि मैं तो नहीं मानता कि कोई 566 स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के अपना 95% एफर्ट दे रहे हैं मार्क्स लाने के लिए। मैंने कैसे बोला था कि परसेंटेज टाइम डिवोटेड या फिर परसेंटेज टाइम स्टडीड के बेसिक्स पे आपके नंबर होने चाहिए। तो अगर वैसा है तो मैं तो नहीं मानता कि 95% टाइम किसी ने अपना दिया होगा। तो 566 स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स खुश भी है, माँ बाप भी खुश है कि 95% के ऊपर आए हैं, बहुत इंटेलिजेंट हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और क्लास 10th में देखे, और एक मैं अभी मेरे को याद है, क्लास 10th में एक एग्जाम होता था NTSC नाम का, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, वो हटा दिया है। कोई टारगेट एग्जामिनेशन ही नहीं है कि मैं उसको टारगेट करूँ, क्रैक करूँ।
अगर वो टारगेट नहीं है मेरे पास, मैं बोर्ड्स को, फिर क्या रह जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में नंबर लाना। बोर्ड्स में नंबर तो ला ही रहे हैं 95, 506, तो क्या करोगे अगर वेस्ट बंगाल में 566 स्टूडेंट सिर्फ एक इंस्टीट्यूट से है, सेल्फ स्टडी का मैंने छोड़ दिया है, सेल्फ स्टडी में इससे 3-4 गुण लोग होंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? तुम ये 95% से फिर वही बोलते मार्क्स डजंट स्टॉप्ड मैटरिंग। पहले मैटर करते थे, पहले तो डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स होते थे उनका रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम के, तो वैसा लेवल का पेपर क्यों नहीं आ रहा है आजकल? क्योंकि वो अभी मैं वाई नॉट सिस्टम इज चेंजिंग। अभी मैं बोल रहा हूँ 2022 के बाद क्रिटिकल क्वेश्चंस आए थे, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस। मैं लेके जाता हूँ उस क्वेश्चंस पे, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ये देखिए, ये है क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस। एक सेकंड, ये है क्रिटिकल केस स्टडी क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस। इसको इनकलकेट किया गया था एक्स्ट्रा 10-20 के बाद। ये तो एग्जैक्टली एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो कहाँ क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ब्रेन को सोचना है, कहाँ सोच रहे हैं यहाँ पे? ये तो पहले भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आता था, इसको तो नया नाम से क्यों डाल रहे हो? तो बोलिए हम वर्ड प्रॉब्लम्स डाल रहे, वर्ड प्रॉब्लम 1, वर्ड प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम्स ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे कहाँ सोचना पड़ रहा है? नहीं सोचना पड़ रहा है। जब टफ क्वेश्चन, वन लाइनर्स जो टफ क्वेश्चंस रहते हैं, हमने आईओक्यूएम जैसे एग्जाम्स में देखा है कि कैसे वन लाइनर्स क्वेश्चंस भी बहुत टफ हो सकते हैं। आईएमओ में बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे, एक लाइन का क्वेश्चन रहता है, एक लाइन का। एक ही कुछ ये बोलेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, कि एक नेचुरल नंबर a एंड b अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं तो ये प्रूफ कर दो कि ये हमेशा ऑड रहेगा, कुछ इवन रहेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आजकल, और ये बोलते क्रिटिकल थिंकिंग, इसको बोलते क्रिटिकल थिंकिंग। अगर ये है क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्या है कि लोग चेंज हो रहे हैं। जैसे कि अभी नया चेंज आया है कि 2 बार बोर्ड्स होगा, 2 बार बोर्ड्स होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैं 100% कह पा रहा हूँ कि जो भी लास्ट ईयर का पेपर रहेगा वही थोड़ा रीमॉडल करके दे देंगे, बोलेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नहीं हो रहा है चेंज सिस्टम। तो मेरा ओपिनियन जो है ना, लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जब भी करेंगे पास रेट कम जाएगा। बोर्ड का पास रेट शायद से 93% है। ये वाला पेपर के बाद भी बोर्ड का पास रेट है 93%। इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना खराब है आप सोच। मैं तो फिर भी शहर में रहता हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को हमेशा अच्छे एजुकेशन से मेरे को ताल्लुक है, इसलिए मैं जहाँ पे भी हूँ मैं वो अच्छे एजुकेशन की वजह से हूँ। तो वो एजुकेशन मिल नहीं पाता है गाँव में, ठीक है। और ये अगर पास आउट रेट है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि गांव में अगर नहीं मिल पा रहा है, ये लेवल का भी बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, और 7% लोग फेल कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये कुछ टारगेट एग्जाम ना होना, एक गवर्नमेंट ने हटा दिया, एनटीएससी था, गवर्नमेंट ने हटा दिया है। एक सिंपल सा एग्जाम था जो कि मोटिवेट करते थे लोगों को, वो वाले एग्जाम्स को हटा दिया है। 500 स्टूडेंट्स ला रहे हैं बोर्ड्स में, इतना ज़्यादा। ये अभी बस एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एकदम ऑनेस्टली डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से कुछ ज़्यादा नहीं रह गया, ये बस डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रह गया। तो अभी ट्रुथ तो यही है कि सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम को ऐसा रखना पड़ेगा कि अच्छे क्वेश्चंस आए सीबीएसई में भी, ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें सच में क्रिटिकल थिंकिंग लगे। मैं मानता हूँ एक पेपर को अगर पासेबल करना है तो 50% ईजी डालिए, बाकी 50% टफ डालिए। लेकिन टफ का परसेंटेज अगर सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी और लगाया जाएगा, तो मेरे को तो नहीं लगता है कि ये कहीं आगे जाने के लिए हम अपना एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं। तो चेंज करना तो पड़ेगा, और जैसा हालत है मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरे ओपिनियंस, बहुत कुछ मैंने अपने ओपिनियंस दिए हैं, और किसी को अगर लगता है कि ओपिनियंस, मैंने खुद इस प्रोसेस को थ्रू गया हूँ, और मेरे को पता है कि लास्ट 2 मंथ्स में कैसे एसएसटी रटते हैं। लिटरली पूरा एकदम लास्ट 2 मंथ्स में मैंने एसएसटी पूरा A to Z मैंने रटा था, तो उसके बाद 98 आए थे मेरे एसएसटी में। तो क्यों, द क्वेश्चन इज क्यों ऐसे क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं कि जिसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी ऐसे आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था अननेसेसरी, एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू का तंग करने वाला क्वेश्चन, जो कि बिना एकदम कोर एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। जिसने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा होगा उसको आता नहीं था। लेकिन क्यों ये क्वेश्चन है, क्यों आ रहा है ये क्वेश्चन, ये क्यों आ रहा है ये क्वेश्चन,
इतना उससे अच्छा आपके सोशल स्टडीज जो आपका चेक करता है कि कितना अच्छे से आप सोसाइटी को जानते हैं, वैसे टाइप का क्वेश्चन दीजिए। वैसे टाइप के क्वेश्चन के नाम पे केस स्टडी पे ऊपर रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, सी नहीं रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, केस स्टडी है वो, केस स्टडी सीन रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, पूरा लिखा रहेगा यहाँ पे, क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज ये वाले के बाद क्या है, तो लोग क्या करते हैं इसके बाद वाला को काट के इसके साथ चिपका के आंसर बना देते हैं। ये है केस स्टडीज एसएसटी का। ये अगर केस स्टडीज है तो क्रिटिकल थिंकिंग तो जाए कहीं भी। तो ये अगर हालत है सिस्टम का, तो सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। तो फाइनल मेरा कंक्लूडिंग ओपिनियंस, कंक्लूडिंग जो बात मेरे को कभी कहना था कि भले ही सिस्टम ना चेंज हो, अपने आप के लेवल को बोर्ड्स के ऊपर रिलाई मत करो। जो भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, बोर्ड्स के ऊपर रिलाई करोगे तो देख ही रहे हो कैसा पेपर है। तुमको अगर 40 आउट ऑफ 40 स्कूल के टेस्ट पे मिल रहा है, 100 मिल रहा है, तो मैटर नहीं करता है। रियल चीज़ है सीखना, चीज़ों को सीखना। अगर आप चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाते हो तो मैटर नहीं करता है, जितने लॉन्ग रन में उतना मैटर नहीं करता है कि आप मतलब मार्क्स कितना लाए हो, वही डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बन के रह जाएगा। और अगर सिस्टम अपने ओर से ये कोशिश करता है कि सिर्फ जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं, जो स्टूडेंट्स सच्ची में पढ़े हैं, उसको इनकरेज करे, वो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस को इनकलकेट करे, तभी ना एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ेगा। भले ही पास रेट्स कम जाए, फिर वो इनकरेज करेंगे कि अच्छे क्वेश्चंस को लाओ, ठीक है। तो मतलब अच्छे क्वेश्चन को स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि हम क्रिटिकल थिंकिंग करें। अगर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली इंडिया रिग्रेस ही करेगा। भले ही उसका पॉपुलेशन 144 करोड़ रहेगा, फिर भी वो जर्मनी के 20 करोड़ पॉपुलेशन से जस्ट एक स्टेप ऊपर ही रहेगा जीडीपी में। जापान का पॉपुलेशन कितना है, एज्ड पॉपुलेशन, जो भी यंग पॉपुलेशन है, फिर भी जीडीपी का डिफरेंस देखिए इंडिया में। तो ये बोलने से नहीं रहेगा कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। जब इकोनॉमी का 2% एजुकेशन के ऊपर जाता है, जब इकोनॉमी का टीचर्स, जो मैंने देखा है सीबीएसई का पेपर एआई से बनाया जा रहा है, अगर ये क्वालिटी ऑफ पेपर, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे देश में रहेगा तो पॉपुलेशन ही बढ़ेगा, और सिर्फ वो जीडीपी बस पॉपुलेशन को ही रिफ्लेक्ट करेगा कि यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है इसलिए ज़्यादा जीडीपी है, और कुछ नहीं। यूएसए जैसा 30 करोड़ में उनका जीडीपी 1 ट्रिलियन के आसपास नहीं रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब सॉरी 1 ट्रिलियन तो बहुत कम बोले, जो भी है। तो आप देख लीजिए जीडी के स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है तो बेसिक ग्रास रूट्स के बोर्ड जैसे पेपर पे ही स्टूडेंट का इंटेलेक्ट चेक करना पड़ेगा, ताकि और एक हॉलिस्टिक लर्निंग अप्रोच लाना पड़ेगा जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाए टीचिंग के। अगर वैसा नहीं रह पाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली कोई स्टूडेंट केपेबल भी नहीं रहेगा क्रिटिकल थिंकिंग के। और अभी जैसे डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपके ब्रेन के पावर को कम यूटिलाइज करने के लिए इनकरेज करता है। आप सारा दिन शॉर्ट्स देखिए, रील्स देखिए, ये ब्रेन के पावर को मैथ्स करिए, उससे कम यूज़ कराता है। तो इतना ज़्यादा कम डिस्ट्रैक्शंस है, इतना ज़्यादा कुछ है, तो आप मोटिवेट नहीं करा करें, डीमोटिवेट कर रहे हैं, इजी पेपर डाल रहे हैं, ताकि लोगों को क्या आप दिखा सकते हैं कि 95% मेरे को मिला है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर तुम अनएम्प्लॉयबल नहीं हो, तुमको जॉब नहीं मिल रही, टीसीएस में जॉब मिल रहा है 1 लाख का पैकेज का, क्या करोगे उसका जॉब? अगर तुम ठीक से सीख नहीं पा रहे हो, 95% लाके क्या करोगे? 95% बहुत लोग लाते हैं। मेरा ऐसे स्टूडेंट बनो जो ठीक से पढ़े, ठीक से जाने, ठीक से क्रिटिकल थिंकिंग करे। उसके बिना बहुत आगे जा रहा हूँ मैं, बहुत डीप जा रहा हूँ, मैंने खुद के ओपिनियंस बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ओपिनियटेड पर्सन हूँ। तो अगर उस लेवल पे आपका थिंकिंग नहीं रहेगा ना, तो वही बस 10th के बाद ही मज़ा आएगा 95% के ऊपर नंबर लाया है, उसके आगे कुछ नहीं होगा। ना ही देश बदलेगा, ना ही बेस्ट स्टूडेंट्स देश को छोड़ के जाने की बात सोचेंगे, ना ही तुम कोई जगह पे जा पाओगे। तो इंडियन गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा, जीडीपी के और ज़्यादा मतलब क्या बोल रहा हूँ, इकोनॉमी के एजुकेशन के पीछे और ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, क्वालिटी पेपर्स बनाने पड़ेंगे। ये ग्रास रूट लेवल पे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है जो कि एड्रेस करते तो है, मेरे को लगता है बहुत सारे मेरे से भी ज्ञानी लोग हैं, मेरे से भी बहुत सारे ज़्यादा इंटेलेक्ट रखने वाले टीचर्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट बनाए हुआ है ऐसे स्ट्रक्चर से जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इम्प्रूव करे, इंडिया ऑब्वियसली इम्प्रूव करे, ताकि ऐसे पेपर्स से ये
ऐसे टीचर्स नहीं बता पाए कि ये एक चैलेंज क्वेश्चन है। जिस दिन ये एक कॉमन क्वेश्चन रहेगा, सब ये कर पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन सोच पाएंगे इसके बारे में, उस दिन सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस रहेगा, उस दिन मैं मानूंगा कि एजुकेशन और ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। काफ़ी अभी वैसे भी किया है, लेकिन जो भी है 93% पास रेट ये वाले पेपर में मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता। जो भी है, जो भी इंसाइट्स मैंने दिया है, बहुत ज़्यादा मैं बकता हूँ तो थोड़ा सॉरी, मतलब इंसाइट्स बनाता हूँ अभी। जितना देखना है देखिए। थैंक यू। अरे चलिए।